खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 चैप्टर रिवीजन के तौर पे कंप्लीट हो चुका है। 5वां चैप्टर लेकर आपके सामने है। 5वें चैप्टर का नाम वंशागति और विविधता के सिद्धांत है। इसमें वंशागति का नाम से ही क्लियर है कि वंश की गति होती है। वंश की गति जो होती है वह आनुवंशिक तौर पे होती है और इसके अध्ययन को आनुवंशिकी बोलते हैं। और दिया भी है कि जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी है और इसी के तौर पर वंश की गति होती है। इस चैप्टर में 5-6 टॉपिक आ रहे हैं। मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, 2 जीनों की वंशागति, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकार। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आ रहा है, मेंडल के वंशागति के नियम आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये जानना पड़ेगा कि मेंडल कौन। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल था, जो एक पेशे से पादरी थे गिरजाघर में। वह एक प्रकृति प्रेमी थे और गिरजाघर के सामने बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगा रखे थे, उसमें वो क्रॉस कराया करते थे। उन्होंने मटर के पौधों में क्रॉस कराकर वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें 7 विपरीत गुण थे, जैसे में बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, तने की ऊंचाई इत्यादि 7 विपरीत गुण होने के कारण मेंडल ने इसे ही चुना था और सफलता का कारण भी रहा। उन्होंने एक जीन की वंशागति का नियम भी दिया था। एक जीन की वंशागति में एक गुणों को आधार बनाकर क्रॉस कराकर नए पौधे प्राप्त किए थे, तो उसे एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। उसे प्राप्त जो पौधा होता है उसे संकर पौधा भी कहते हैं। संकर पौधा भी कहते हैं। तो एक संकर या एक जीन की वंशागति जो थी, उन्होंने उसके लिए लंबा और बौना पौधा लिया, इसके बीच क्रॉस कराएं, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए सभी के सभी लंबे हुए। यानी लंबा जो पौधा था वो प्रभावी हुआ बौना पर, और F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए संकर पौधे, वो दोनों लंबे थे। जब इन पौधों की आपस में फिर क्रॉस कराई गई तो F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ, जो फिनोटाइप कहलाता है। तो फिनोटाइप का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। उसी तरह इसका जब जीनोटाइप देखा गया, यानी बढ़िया से मेजरमेंट किया गया, तो इसमें 1 लंबा पौधा, 2 संकर पौधे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। इस तरह से इसका जीनोटाइप अनुपात जो है 1:2:1 हुआ। यहाँ पर समझने वाली बात है कि समयुग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है। समयुग्मजी का मतलब हुआ कि दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो एक जैसे हों। जैसे अगर लंबा पौधा है तो कैपिटल टी, अगर बौना पौधा है स्मॉल टी। उसी तरह विषम युग्मजी में क्या होगा कि एक लंबा होगा तो दूसरा बौना होगा, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे में दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी होगा। तो आगे देखेंगे इसमें हम लोग। आगे इसमें मेंडल ने वंशागति के नियम दिया था, तो उसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा कि एक संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों के आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। कौन कौन से? एक जीन की 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा था बीज संयोजन का नियम। इसे ही वंशागति के नियम या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला जो है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है? तो एक लंबा पौधा, एक बौने पौधे के बीच जो संकरण कराया गया था, उसमें जो प्रभावी होता है वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। तो चित्र के द्वारा ये दिखाई दिया कि लंबा पौधा बौने पौधे पर प्रभावी था और संकर पौधे में दोनों पौधे लंबे हुए थे, तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसी तरह बीज संयोजन का नियम, यानी
लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराकर F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे वो संकर पौधे प्राप्त हुए। वह सभी के सभी लंबे पौधे थे, उसमें वह गुण छिप गया जो बौने पौधे में था। तो अगर संकर पौधे जो प्राप्त F1 पीढ़ी में पौधे थे उनके आपस में क्रॉस कराने के बाद जो गुण F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया, अप्रभावी हो गया, वह F2 पीढ़ी में दिखाई देने लगता है। तो इसे विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। आगे देखेंगे, मेंडल ने दिया था प्रभाविता का नियम, तो उसके अपवाद भी थे। उसका अपवाद था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, यानी प्रभाविता का नियम हर जगह लागू नहीं होता है, कहीं कहीं वह फेल हो जाता है। तो प्रभाविता का नियम कहाँ फेल होता है? तो दिया हुआ है दो फूल लिए गए हैं, एक लाल रंग का और एक श्वेत रंग का। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में ना ही तो लाल प्राप्त हुआ और ना ही सफेद। यहाँ जो प्राप्त फूल था सभी के सभी गुलाबी थे। तो यहाँ पे प्रभाविता का नियम फेल होता है। फिर इसे जब आपस में क्रॉस कराया गया, यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच क्रॉस कराने के बाद F2 पीढ़ी में जो पौधे देखे गए उसका फिनोटाइप भी वही था जो जीनोटाइप था, यानी 1:2:1 उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप भी सेम 1:2:1 था। इससे यह साबित होता है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम रंग के सापेक्ष साबित करने में असफल था। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, एक और उनका अपवाद आया सप्रभाविता का नियम। किसी किसी जीव में क्या था कि दोनों गुण ना ही तो लंबे या बौना या लाल रंग या सफेद रंग, दोनों जो था दोनों प्रभावी ना होकर या दोनों अप्रभावी ना होकर दोनों साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं गाय के बीच कि अगर गाय में जो मेल होता है अगर वो लाल रंग का है और गाय में जो श्वेत रंग है, वो दोनों के बीच क्रॉस कराने पर उसकी अगली पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होती है वह ना पूर्णतः श्वेत होती है और ना ही पूर्णतः लाल होती है, वह चितकाबर हो जाती है, यानी उसमें लाल का भी गुण और श्वेत दोनों का आ जाता है। तो यह सप्रभाविता हो जाता है, जिसे इंग्लिश में को डोमिनेंस बोलते हैं। इस एनसीईआरटी के बुक में ब्लड के रूप में समझाया गया है कि सप्रभाविता कैसे दिखता है। इसे हम लोग चार्ट में देखेंगे। चार्ट में दिख रहा है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ए बी ओ 3 जीन होते हैं, ब्लड ग्रुप के 3 जीन होते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ। अब यहाँ पे समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का अगर जीन IA है और दूसरा एलील भी IA है, दूसरा जीन दोनों AA है, तो दोनों प्रभावी होंगे, दोनों जीनोटाइप में AA दिखते हैं, यानी उसका ब्लड ग्रुप A होगा। उसी तरह अगर पहले जनक का जीन A है और दूसरे जनक का भी जीन B है, तो उसके संतति जो होंगे उसमें दोनों आएंगे, A और B दोनों जीन जाएंगे, यानी ब्लड ग्रुप AB होगा। उसी तरह अगर इधर देखा जाए तो अगर जनक 1 में A जीन है और जनक 2 में कोई जीन नहीं है, जिसमें जीन नहीं दिखा रहा है वह O है, O में आता है, यानी वह अप्रभावित होता है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप आएगा वह A आएगा। और अगर जनक फर्स्ट में B है जीन और जनक सेकंड में A है, तो इसका में दोनों आएंगे, यानी सप्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें जनक 1 में B और जनक 2 में भी B, तो यह भी सप्रभावी होंगे और इसका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पहले जनक में B और दूसरे जनक में O होता है, O को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, O अप्रभावी होता है इसलिए नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसका जीनोटाइप टाइप IB I कर दिया गया और इसका ब्लड ग्रुप B आएगा, क्योंकि B O पर प्रभावी होता है। नीचे सबसे लास्ट में I जनक फर्स्ट है और I जनक सेकंड, यानी दोनों ब्लड ग्रुप O के वाले जीन है, इनके बीच क्रॉस कराया गया तो दोनों सप्रभावी हो गए और यह इसके कारण ब्लड ग्रुप O आता है, जो सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। मतलब इस सबको दे सकता है, लेगा सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले से। आगे देखेंगे टॉपिक,
तो मेंडल के वंशागति के नियम में, यानी एक संकर क्रॉस यानी एक जीनों की वंशागति के सफल हो जाने के बाद मेंडल ने दो जीनों की वंशागति कराए, और दो जीनों की वंशागति के आधार पर इसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, और द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। इसका मतलब होता है कुछ गुणों के लिए जीन जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर एक पैनेट दिया गया है, ग्राफ करके दिया गया है, इसमें दो जीन ले लिए गए हैं। एक ऐसा बीज लिया गया जो गोल भी था और देखने में पीला भी था, एक और बीज लिया गया जो देखने में झुर्रीदार था लेकिन रंग उसका हरा था। ये मटर के पौधे की मटर का बीज है। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ वह गोल और पीले थे। इसका मतलब कि गोल पीला प्रभावी था, झुर्रीदार हरा पर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह जीन इसके अंदर नहीं है, अप्रभावी है। जब उनका F2 पीढ़ी में संकरण कराया गया तो 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जो इस पे दिख रहा है। तो F2 पीढ़ी में क्रॉस कराया गया तो दोनों साइड से गोले पीले बीज के बीच क्रॉस कराया गया, तो इसमें इसका जो अनुपात मिलता है फिनोटाइप 9:3:3:1, यानी 9 पौधे ऐसे मिलेंगे जो गोल होंगे और पीले रंग के होंगे, 3 गोल भी होंगे लेकिन हरे होंगे, 3 झुर्रीदार होंगे लेकिन पीले रंग का होंगे, और चौथा जो है सबसे अप्रभावी गुण झुर्रीदार और हरा होगा, जो जिसके बीच क्रॉस कराया गया था सबसे ऊपर दिया गया है। इससे दो जीनों की वंशागति कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। मेंडल के दो जीनों की वंशागति के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपविहुवन का नियम दिया। इसमें साफ साबित हुआ कि 9 अलग हो गए, 3 अलग हो गए, 3 एक जैसे थे और एक सब एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए। अब यहाँ पे नाम है द्विसंकर क्रॉस। जब दो जीनों के बीच वंशागति, दो जीनों के बीच क्रॉस कराया जाता है या दो गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, इस प्रक्रिया को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपविहुवन में 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। इसके बाद इसमें टॉपिक है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो वैज्ञानिक मेंशन हुए हैं डी ब्रिज, कारेंस और वान शेरमार्क, ये मेंडल के वंशागति के नियमों को दोबारा प्रतिपादित करने में सहायता किए। मेंडल के प्रतिपादित करने के 34 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक हुगो डी ब्रिज, कारेंस और सेन वान मार्क आए, जिन्होंने मेंडल के नियमों को सत्यापित किया। क्योंकि मेंडल के समय डार्विन बहुत प्रभावी थे, किसी का भी ध्यान डार्विन को छोड़कर किसी और वैज्ञानिक की तरफ नहीं जाता था, और इन्होंने साबित किया कि मेंडल के नियम जो थे वो ठीक थे, अच्छे थे, सत्यापित किया उन्होंने। इसमें और भी वैज्ञानिकों का नाम आता है। वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने क्रोमोसोम को अच्छे से देखा, समझा और उन्होंने प्रतिपादित किया। दिया है यहाँ पे, सटन और बोबेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के बीज संयोजन के कारण बनेगा। यहाँ से क्लियर है कि बीज संयोजन का जो नियम था मेंडल ने दिया था। तो सटन ने क्रोमोसोम के बीज संयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया मेंडल के साथ। इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, जैसे मॉर्गन थे। इन्होंने इसी बात को सत्यापित करने के लिए फ्रूट फ्लाई, या उसका पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर था, या हिंदी में बोले तो फल मक्खी पर प्रयोग करके सत्यापित किया क्रोमोसोम सिद्धांत को। आगे देखेंगे, इस आधार पर एक और देखने को मिला सहलग्नता और पुनर्योगज। ये क्रोमोसोम में विशेषतर देखने को मिलता है। सहलग्नता से ही क्लियर, सह का मतलब ही होता है साथ में, और साथ में होने के लिए 2 का होना कम से कम जरूरी होता है।
तो 2 क्रोमोसोम होंगे लग्न होंगे यानी जुड़े होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होंगे। दूसरा नाम है पुनः योर्जन, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस योर्जन। पुनः का मतलब दोबारा, योर्जन का मतलब जुड़ना, दोबारा जुड़ते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा तो ऐसे देखेंगे, 2 क्रोमोसोम ले लेंगे, जानते हैं क्रोमोसोम जोड़े के रूप में रहता है, 2 क्रोमोसोम ले लिया गया, ये इनके बीच आपस में क्रॉस कराने पर अगली पीढ़ी में जो प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। तो देखेंगे अगली पीढ़ी में ये इसका और उस पे क्रॉस कर जाएगा और इसका क्रॉसिंग हो जाएगा। अगली पीढ़ी में क्रॉस करने के बाद यहाँ क्रॉस हो गया, क्रॉस करने के बाद चेंज हो जाएगा ऐसे, और इसमें जो है ऐसे होगा। इसको जब हम अलग करेंगे तो देखने को मिलेगा हमें ये अलग करेंगे और ये और यहाँ पे जब ये देखेंगे तो 4 जो संतति बनेगी उसमें दिखेगा कि पेरेंट जैसे 2 हो गए, सेम क्रोमेटिड बनते हैं और 2 जो बनेंगे वो अलग अलग, यानी इसका गुण इस पे चला जाता है और इसका गुण इस पे स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे पुनर्योरगज। और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है तो हो जाता है सहलग्नता। यहाँ पे दिया है कि मोर्गन ने संलग्नता शब्द दिया जो एक क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है, साथ ही अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन कहा गया है। आगे देखेंगे इसमें तो टॉपिक जो यहाँ बन रहा है वह है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में जो क्रोमोसोम आते हैं, अगर मनुष्य की बात करें तो XX और स्त्री XX और YY आता है। मनुष्य में 2 तरह के क्रोमोसोम यूज होते हैं। क्रोमोसोम 23 जोड़ा होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं। अगर बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में XX और XO होता है। यहाँ पे मनुष्य में XX और XY होता है। अगर बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में XX और XO होता है। XO जो है वह नर युग्मक हो जाता है और XX मादा युग्मक होता है। मनुष्य में XX मादा युग्मक और XY नर युग्मक होता है जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। आगे का देखेंगे इसमें तो इसी के बारे में जानना है कि इसमें जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वह XX के हो या YY के हो, YY हो चाहे XY हो, XY XX का 22 जोड़ा समान होते हैं, इसके भी 22 जोड़ा समान होते हैं। जब 22 जोड़ा समान होते हैं तो इसे ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा जो होता है वह अलग अलग होता है, 23वां जोड़ा अलग अलग होगा, एक होगा XX और दूसरा होगा XY। इसे अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। जनन की क्रिया में निषेचन में यह 23वां जोड़ा ही भाग लेता है। जो 22 जोड़े होते हैं का यानी शरीर का निर्माण करते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है?
तो यहाँ पे देखेंगे नर युग्मक XX क्रॉस कराया जाता है मादा युग्मक XY। जब इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो दोनों तरफ से इसमें देखने को मिलेगा कि XX आता है। उसके बाद ये मादा है, ये नर। ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक। उसके बाद इनके बीच क्रॉस करा दिया जाता है। क्रॉस कराने पर दोनों तरफ से आते हैं XX। उसके बाद इसका क्रॉस इसमें से और इससे आ जाएगा XX। उसके बाद इससे आ जाएगा XY और यहाँ से भी आ जाता है XY। इसमें देखने को मिलेगा कि 2 आया XX। इसका मतलब यहाँ पे जो संतति होगा वो मादा का होगा और यहाँ पे जो संतति बनेगा ये नर का होगा। यानी लड़का या लड़की होने के चांसेस जो होते हैं वह 50-50% होते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कितना लड़का होगा या कितना लड़की, 50-50% होता है। किताब में दिया भी है यहाँ पे कि मानव में जो लिंग निर्धारण है उसमें दिख रहा है कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं उसे हम अलिंग क्रोमोसोम भी कहेंगे। और 23वां जोड़ा जो होता है वह अलग अलग होता है। मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक Y होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। तो इस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है। अगला जो टॉपिक है वह है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को हम लोग समझेंगे, अच्छे से याद भी कर लेंगे। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो शरीर में अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं और उत्परिवर्तन के कारण शरीर में या अगली पीढ़ी में, अगले संतति में अलग परिवर्तन होते हैं। इसके कारण रोग भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कैंसर एक उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। उत्परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक उत्परिवर्तन आपके किताब में मेंशन है, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन होता है। इसके कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसमें है दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ये एक बीमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा और भी बीमारी उत्पन्न होती है जो आगे अगले टॉपिक में हम दिखाएंगे। अभी जो आया टॉपिक है हम लोग का आनुवंशिक विकार। विकार का मतलब रोग से संबंधित है। रोग उत्पन्न होता है आनुवंशिकी तौर पर। वैसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है उसे हम आनुवंशिक विकार कहते हैं। आनुवंशिक विकार को समझने के लिए इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, वंशावली विश्लेषण। वंशावली समझनी पड़ेगी कि इसका पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। तो इसे पीढ़ी विश्लेषण के द्वारा समझा जाता है। तो इसमें कई विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे एक विकार इसमें दिया हुआ है मेंडेलिया विकार। मेंडेलिया विकार और भी इसमें विकार होते हैं, क्रोमोसोमल विकार होता है या उसे गुणसूत्रीय विकार भी कहते हैं। मेंडेलिया विकार का जो बीमारी आता है वह है हीमोफीलिया। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी HbA और HbS के कारण संभव होता है। अगला जो है इसमें वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सारी बीमारी जन्मजात है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगर हीमोफीलिया को देखें हम, अगर इसमें हम लोग मेंडेलिया विकार में हीमोफीलिया को देखें तो अगर हीमोफीलिया जो है इस स्त्री इसकी वाहक और पुरुष इससे ग्रसित होता है
स्त्री इसकी वाहक होती है और पुरुष इससे ग्रसित होता है। वही इस दात्र कोशिका अरक्तता में भी है कि स्त्री इसकी वाहक होगी और पुरुष इससे ग्रसित होगा। अगर हीमोफीलिया से ग्रसित स्त्री का विवाह अगर निरोग या अरोग वाले पुरुष से होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न संतति में सभी मादा संतति वाहक होंगी और सभी पुरुष जो होंगे इस रोग से ग्रसित होंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग। आनुवंशिक विकार क्लियर हुआ। आनुवंशिक विकार में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक बीमारी है। उसके बाद इसमें आता है क्रोमोसोमिया विकार या इसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसमें 3 विशेष बीमारी आती है, जैसे में यहाँ पे दे रखा है डाउन सिंड्रोम। यह बीमारी है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एक जो है वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनको समझना है तीनों का 1 बाय 1 करके। तो पहला जो है इसमें है डाउन सिंड्रोम है। इसमें दिया हुआ है कि इस आनुवंशिक विकार के कारण 21वें क्रोमोसोम की 21वां क्रोमोसोम याद रखना है, 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23वां लिंग निर्धारण में भाग लेता है। 21वां के कारण डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2 ना होकर 3 होगी। इसे 21 की त्रिसूत्रता है। इस विकार को सर्वप्रथम देखने वाले पता करने वाले वैज्ञानिक का नाम लैंगडम डाउन है, इसलिए इनके नाम से ही यह बीमारी रख दिया गया है डाउन सिंड्रोम। इसमें रोगी की पहचान कैसे करेंगे? तो रोगी व्यक्ति छोटे कद का होगा, छोटे गोल सिर होंगे, जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, चौड़ी हथेली होगी और भी इसमें कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप डाउन सिंड्रोम को पता कर सकते हैं। और अगला जो नंबर है इसमें वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आनुवंशिक विकार है या इसे आप क्रोमोसोमल विकार कह सकते हैं। कह रहा है कि इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, एक्स क्रोमोसोम और अधिक हो जाता है और बन जाता है XXY, जिसके कारण केंद्रक में 47, जैसे हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जैसे ही 47 होगी तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसे XXY से इंडिकेट किया जाता है। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुण्य प्रधान होते हैं, मतलब उसमें पुरुष का गुण ज्यादा रहता है, किंतु मादा लक्षण भी व्यक्त हो जाते हैं, यानी वो पुरुष तो है लेकिन उसमें मादा का गुण भी रहता है। ऐसी बीमारी आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण। उसके बाद तीसरा है इसमें टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कह रहा है कि इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। जैसे 45वां क्रोमोसोम होता है जो XX होना चाहिए, एक X उसमें नहीं होता है, इसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। इससे कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा, कौन सा विकार उत्पन्न होगा? तो दिया है कि ऐसी नारी बांझ होती हैं, यानी वो बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनका अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं, यानी छोटे होते हैं या अपरिपक्व होते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, यानी जो स्त्रियों का गुण होता है उसकी उसमें कमी होती है और उसमें पुरुष का गुण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मेंडल का ये चैप्टर 5th नंबर कंप्लीट होता है। इससे आप रिवीजन करें। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में साझा करें, हम उसके आंसर देने के लिए सामने होंगे। धन्यवाद।